दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में जो मेरा अलग से साथ का सहयोगी व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था और खटिक समाज के तहत खटिक समाज की चर्चा करते हुए मैंने बहुत बार कहा है कि खटिक एक ऐसी जाति है जिसमें प्राय एकता का अभाव है। इसलिए समाज में खटिक के साथ तमाम तरह की परिकल्पनाएं हैं। ये परिकल्पनाओं का दौर है और इस दौर का फायदा उठा करके कुछ जातियां जिनके कार्य करने की क्षमता खटिक समाज से मिलती जुलती है, वो अपने आप में खटिक को अपनी उपजाति मान लिए हैं। चाहे वो राजभर समाज के लोग हों, चाहे पासी समाज के लोग हों, वे खटिक को अपनी उपजाति मानते हैं। और यहाँ तक कि भर यानी राजभर और पासी समाज अपने आप में भी एक नहीं है, वहाँ उनके अपने बिखराव हैं। तो फिलहाल आइए मैं ये मानकर चलता हूँ कि खटिक समाज परिकल्पनाओं के दौर में एक बिखरा हुआ समूह है और इस बिखरे हुए समूह की जो स्थितियां हैं, चाहे कोई समाज हो, मात्र खटिक ही नहीं, वह समाज जो बिखरा हुआ है, जिनको एक कैटेगरी में रखा गया है, एक जाति बना दी गई है। तो मैं कैटेगरी की बात यहाँ नहीं करूँगा। कैटेगरी की बात तब आती है जब हम राजनीतिक रूप से अपना वर्ग देखते हैं कि कहाँ है, या जो लिखित रूप से जब सर्वे होता है उसमें देखते हैं कि हम कहाँ हैं। और हो सकता है इसी के साथ एक सूचना है आप सभी के लिए कि जब हमारे पास 2011 के बाद कोई नई जनगणना नहीं आई और अब जो जनगणना मेरे सामने आएगी, हम लोगों के सामने, जिसे 2021 में हो जाना चाहिए था 17 से शुरू होकर के, वो अगर आती है तो वह एक राजनीतिक जनगणना होगी और उसके साथ जातीय जनगणना और सामूहिक जनगणना होगी। तो जातीय जनगणना के कॉलम में तो आप अपनी जाति अवश्य लिखें, वो सही है, लेकिन राजनीतिक जनगणना में जो वर्ग है उसमें अगर आप अनुसूचित में हैं तो अनुसूचित जाति लिखें, अगर आप पिछड़े में हैं तो पिछड़ा लिखें, और सामान्य में है तो सामान्य लिखें, अल्पसंख्यक में है तो अल्पसंख्यक लिखें। फिलहाल इसके साथ मैं आ रहा हूँ अपने विषय पर कि खटिक समाज एक बिखरा हुआ समूह है पूरे ही भारत में, भारत से बाहर भी। खैर, तो देखिए बिखरे हुए समाज की क्या क्या समस्याएं होती है, क्या क्या उसके विचार होते हैं, उसको कुछ पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला यह है कि बिखरे हुए समूह का कोई इतिहास नहीं होता। जो समूह बिखरा हुआ है, जो जातियां बिखरी हुई है, वह कभी अपना इतिहास नहीं बना पाती, क्योंकि उनके जो अलग अलग जगह के लोग हैं एक दूसरे के इतिहास को, दूसरे की बात को लगातार उसका कटअप करते रहते हैं। और यह बात खटिक समाज में निश्चित तौर से मिलेगी कि पूर्वांचल का खटिक कुछ और अगर अपनी ऐतिहासिक बात कर रहा है तो पश्चिमांचल का कुछ और है, चाहे वो गोत्र के आधार पर कहे, चाहे उच्चता और निम्नता के तौर पर कहे, चाहे राजनीतिक रूप में कहे, चाहे सामाजिक रूप में कहे। तो इस तरह वह अपना कोई भी इतिहास ठीक ढंग से स्थापित नहीं कर पा रहा है। ये खटिक समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि खटिक समाज
एक बिखरा हुआ समूह है जिसका अपना कोई इतिहास नहीं बन पा रहा है, वो अपना इतिहास नहीं बना पाता है। दूसरा है कि बिखरे हुए समूह की कोई एकता स्थापित नहीं हो पाती। जो समूह बिखरे हुए हैं, और बिखरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एकता नहीं हो पाती, एक जगह बैठ नहीं पाते। उनके भी अपने तमाम तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, तमाम तरह के उसमें अंतर्द्वंद हैं। इसलिए बिखरे हुए समूह का की कोई एकता स्थापित नहीं हो पाती, और पूरे भारत में आप देखिए कि खटिक समाज की एक सामूहिकता नहीं बन पा रही। यह उसके अनेक विचारधाराओं की बात है। तीसरा पॉइंट है कि बिखरे हुए समूह की कोई अपनी ताकत नहीं होती। जो समूह बिखरा हुआ है, जो समाज बिखरा हुआ है, जो जातियां बिखरी हुई है, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। और खटिक समाज में आप देखेंगे कि उसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं बन पा रही है, उसकी कोई सामाजिक पहचान नहीं बन पा रही है। साहित्यिक पहचान तो कुछ लोग स्थापित कर लिए हैं, जिनकी तमाम सारी पुस्तकें विदेशों में भी चलती है। भारत की बात ही छोड़िए, यूनिवर्सिटियों में चलती है, चर्चित है। लेकिन उनकी सामाजिक और राजनीतिक ताकत बहुत कमजोर है, वो अपनी ताकत स्थापित नहीं कर पा रहे। चौथा पॉइंट है कि बिखरे हुए समूह की कोई राजनीतिक चेतना नहीं होती। जो समूह बिखरा हुआ है, जो जातियां बिखरी हुई है, जो समाज बिखरा हुआ है, उसकी कोई राजनीतिक चेतना नहीं है। कि वह वामपंथी है, कि वह दक्षिणपंथी है, वह मध्य मार्गी है या बहुजनवादी है, या वो बौद्धिस्ट है, कुछ नहीं। वह इस स्तर पर भी बटा हुआ है, और इसका लाभ अन्य चालाक लोग उठाते हैं। खटिक समाज कहीं दक्षिणपंथी है, क्योंकि ये पूजा पाठ में विश्वास करता है, इसलिए वो उसके अपने करीब मानता है। कहीं वामपंथी है, क्योंकि वह लोगों द्वारा सताया गया है। कहीं बहुजनवादी है, क्योंकि उसको सामाजिक बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। और कहीं जो है कि आर्थिक रूप से कमजोर है। तो ये सारी विकृतियां पूरे भारत में खटिक समाज के साथ है, और ये सारी ताकत तभी आएगी जब उसमें अपनी एक एकता होकर के, एक वैचारिक एकता होगी और राजनीतिक चेतना का विकास होगा। अगला पॉइंट ये है, पांचवा, कि बिखरे हुए समूह की कोई विचारधारा ही नहीं होती। जो समूह बिखरा हुआ है उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, वो दूसरे के विचारों पर टिका रहता है, वो दूसरे के विचारों के बहकावे में आ जाता है, वो दूसरे के सिद्धांत के चक्कर में पड़ जाता है, वो दूसरे के देवी देवताओं या अन्य धार्मिक अंधभक्ति में फंस जाता है। और खटिक समाज इसमें बुरी तरह भी फंसा हुआ है। पूरे भारत में आप देख लीजिए। इसलिए उसकी अपनी एक सामूहिक विचारधारा नहीं बन पा रही, और सामूहिक विचारधारा होती तो हमारा खटिक समाज एक दूसरे से जुड़ा रहता। आज एक जगह का खटिक दूसरे जगह के खटिक को नहीं जानता कि ये भी खटिक है, और वो बताना भी नहीं चाहता कि मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूं। और इतने इसके टाइटल्स हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में मेरी बिरादरी का है। छठवां पॉइंट है कि बिखरे हुए समूह सिर्फ खाने पीने की तलाश में रहता है। जो समूह बिखरा हुआ है वह सिर्फ पेट भरना जानता है, कुछ धन एकत्रित करना चाहता है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है, महिलाएं अच्छी गहना पहननी चाहती है, और अपने शान शौकत से रहना चाहता है। बाकी उससे कोई मतलब नहीं है कि जो समाज में परिस्थितियां चल रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ताकतवर समूह है आपका धन छीन लेगा तो क्या होगा, आपका कत्ल कर देगा तो क्या होगा, आपकी महिलाओं का अपहरण कर लेगा तो क्या होगा, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देगा तो क्या होगा, आपकी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लेगा तो आपका क्या होगा। इससे
वह अनभिज्ञ रहता है। 7वां पॉइंट है कि बिखरा हुआ समूह एक दूसरे को नीचा समझता है। आप देख लीजिए खटीक समाज में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता मैं राम का वंश हूं, कोई कहता है खटवांग का वंश हूं, कोई कहता है परशुराम का वंश हूं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। पूर्वांचल के खटीक को पश्चिमांचल का खटीक एक मंच पर नहीं आना चाहता। वो कहता है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूं, तुम बहुत नीचे हो। कोई कहता है कि क्यों आप कहते हैं कि खटीक का जो है कि मुख्य पेशा ये है। मैं जानता हूं कि पूरे भारत में खटीक समाज का पेशा अलग अलग है। कहीं फल का पेशा है, कहीं सुअर पालन का पेशा है, कहीं बकरा काटने का पेशा है, कहीं घोड़ा गाड़ी चलाने का पेशा है, कहीं बनिया जैसे वो अनाज का धंधा करते हैं वो पेशा है, कहीं खेती का पेशा है, कहीं लड़ने भिड़ने का पेशा है। पेशा अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जाति बिखर जो है कि दूसरी हो गई। पेशे से जाति अब नहीं बनती है, पहले से बनी थी, तभी तो हम खटीक के अंतर्गत हैं। और आइए 8वां पॉइंट है कि बिखरा हुआ समूह आर्थिक विकास को ही विकास समझता है। जो समूह बिखरा हुआ है, अगर वो संपन्न हो गया तो उसी को अपना विकास समझ लेता है, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक रूप से चलने की राह नहीं बनती। साहित्यिक रूप से उसे अपने समाज को कुछ देने के लिए उसके पास न सोचता है न करता है। इसलिए खटीक समाज का कोई आज तक लिखित प्रमाण नहीं है। दूसरे द्वारा लिखा हुआ जरूर है, जो उसने लिख दिया आप उसी के मानने के लिए। किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेके गया तो आप उस कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी ने कह दिया आप परशुराम के वंश है तो आपने मान लिया। किसी ने कह दिया खटवांग के वंश है तो आपने मान लिया। किसी ने किसी का वंश कह दिया तो आपने मान लिया और उसी को लेके दौड़ रहे हैं। खोजने की कोशिश नहीं चल पा रही है या उसमें सामंजस्य बैठाने की स्थितियां नहीं चल रही है। 9वां पॉइंट है कि बिखरा हुआ समूह साहित्य और राजनीति से दूर रहता है। मैंने कह दिया खटीक समाज सिर्फ आर्थिक विकास को ही विकास समझता है और राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। सोचता है तो बेकार की चीज़, जबकि राजनीति बाबा साहब ने कहा है कि राजनीति वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद ताले खोले जा सकते हैं। इस बात को खटीक समाज कम समझता है। अब समझने तो लगा है, लेकिन उसकी राजनीतिक एकता कहीं नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है और एकता नहीं है तो मंच क्या बनेगा, तो उसको अपनी भागीदारी क्या मिलेगी। इसलिए ज़रूरत है कि खटीक समाज राजनीतिक चेतना में आगे आए और साहित्यिक जो उसकी बातें हैं उसको साहित्य के माध्यम से सामने लाए। बहुत सारे लोग, बहुत हमारे समाज के लोग साहित्य पर काम कर रहे हैं। और 10वां पॉइंट है कि बिखरे हुए समूह की चेतना एकांगिक और कुंद होती है। जो समूह बिखरा हुआ है उसकी अपनी अपनी चेतना है, अलग अलग चेतना है, और जो चेतना होनी चाहिए वो पूरी तरीके से कुंद है। उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए, क्या हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको समझने की आवश्यकता है। अगर समझता भी है तो भी वही करता है परंपरा के नाम पर या धर्म के नाम पर या राजनीति के नाम पर या किसी और चीज के काम। इसलिए खटीक समाज की जो चेतना है वह भी बिखरी हुई है, वो एकांगिक है और खुले तौर पर सामने नहीं आ पाती। अगर आती है तो उसको कहने का साहस नहीं है। वह घर पे बात करेगा, एकांत में बात करेगा, दोस्तों से बात करेगा, लेकिन सामूहिकता के तौर पर लोगों को प्रेषित करके, प्रभावित करके वो नहीं कह पाता है। यह उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए खटीक अपने को जो विभिन्न रूप से मानते आया है कि हम विभिन्न कुलों से हैं, विभिन्न जगहों से हैं, विभिन्न विचारों से हैं, विभिन्न राजनीतिक संगठनों से हैं, इसलिए एक मंच पर आता है। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि खटीक अगर अपना कोई कार्यक्रम करता है, कोई सभा करता है, कोई पंचायत करता है, तो ये कहता है भाई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। तब कौन सी बात करोगे भैया?
राजनीतिक चेतना एक ऐसी चेतना है जिसको जो अपने समाज को, अपने लोगों को एक मंच पे लाती है, एक विचारधारा देती है, एक तार्किक शक्ति देती है और आपके पास सामूहिक एकता का एक मंत्र देती है, जिससे समस्त समाज के लोग आपकी एकता को महत्व देते हैं और उस महत्व का लाभ पूरे समाज को मिलता है। इसलिए इस बिखराव को खत्म करने की आवश्यकता है, भले ही उसका कार्यक्रम न्यूनतम ही क्यों न हो। और हमारे खटिक समाज को पूरे भारत में यह सोचने की आवश्यकता है, सरकारी कैटेगराइजेशन के बीच, चाहे वो अनुसूचित में हो, चाहे पिछड़े में हो, चाहे फॉरवर्ड में हो। इसलिए मेरी बात है कि हमें न्यूनतम कार्यक्रम पर एक आना चाहिए, ये मेरा विचार है। हम किसी की उपजाति नहीं है, हमारी ये जाति आदिम युग से है, इस पर मैं अगले एपिसोड में बात करूँगा। और हमारा जो अस्तित्व है आज से नहीं है, बल्कि आदिकाल से है, अनादिकाल से है, पाषाण काल से है, वैदिक युग से है और वैदिक युग के पहले से भी है। इस पर मैं बहुत पहले भी बात कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में मैं अपने इस खटिक समाज के अस्तित्व पर भी कुछ चर्चाएं करूँगा, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरी समझ में है, जो मेरी चेतना में है। इसी के साथ मैं बात अपनी यहीं स्थगित करता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर मेरा एपिसोड यह बात अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, आप अपना कमेंट्स दें, आप अपना क्या चाहते हैं वो भी डालें। और जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी बातों को गौर करूँगा और ज़रूरत के अनुसार उसका एपिसोडों के माध्यम से ही आपको जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों ने गौर से सुना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोनकर सुमित।